Hello everyone. Today we will going to discuss rural consumer behavior. Welcome to e-learning program of Director of Higher Education Haryana. I am Dr. Kritika, Assistant Professor of Commerce, Dr. B.R. Ambedkar, Government PG College, Kathal. Today in this presentation we will discuss about rural consumer behavior. Rural consumer is a very complex phenomena, still we will have to study for the marketing purpose. In this presentation, we will cover the following contents. We will cover the meaning and definition of rural consumer behavior. We will discuss the types of rural consumer according to buying behavior, rural consumer buying process, factors of rural consumer behavior, which is the main part of this presentation, and problems in studying rural consumer behavior, and some important questions for the topic. Now come to the meaning of consumer behavior. Consumer behavior is a process whereby individuals decide whether, what, when, where, how, and from whom to purchase goods and services. According to Philip Kotler, consumer behavior is the study of how people buy, what they buy, and why they buy. एक्चुअली जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर मार्केट में कैसे बिहेव करते हैं, सर्टन रिसोर्सेज जो उनके होते हैं वो उनको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे अपने रिसोर्सेज से जो वैल्यू फॉर मनी है वो अचीव करने की कोशिश करते हैं. इसके अंदर हम देखते हैं कि कोई कंज्यूमर कब बाय करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, क्या करता है और अपनी जो सेटिस्फेक्शन लेवल को कैसे एनहांस करने की कोशिश करता है. उसके बाद है इसके अंदर रूरल कंज्यूमर्स के टाइप्स. रूरल कंज्यूमर्स कितने तरीके के होते हैं. अकॉर्डिंग टू बाइंग बिहेवियर कंज्यूमर जो रूरल कंज्यूमर हैं उनकी 5 कैटेगरीज़ हैं. पहला है हैबिचुअल ग्रुप. हैबिचुअल ग्रुप वो क्लास ऑफ कंज्यूमर होते हैं जो अपनी आउट ऑफ देयर हैबिट दे परचेज़ करते हैं और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ब्रांड को ख़रीदना पसंद करते हैं क्योंकि पास्ट में उन्होंने उसी प्रोडक्ट को यूज़ किया था और उससे उनको सेटिस्फेक्शन मिल गई थी, तो वो नई चीज़ को ख़रीदना पसंद नहीं करते. दूसरे हैं कॉग्निटिव ग्रुप. कॉग्निटिव ग्रुप वो रूरल कंज्यूमर होते हैं जो कॉन्शियस क्लेम से इन्फ्लुएंस होते हैं. जो कंपनीज़ के जो कॉन्शियस क्लेम कंपनी करती है उससे वो प्रभावित हो जाते हैं और उसके बेसिस पर वो अपनी बाइंग करते हैं. ये जो इस तरीके के जो हमारे कंज्यूमर होते हैं वो जनरली प्राइस से अफेक्ट होकर या उनके पास जितनी सेविंग होती है उससे अफेक्ट होकर ये प्रोडक्ट ख़रीदते हैं क्योंकि ये लेस एजुकेटेड होते हैं और इसलिए ज़्यादा कॉग्निटिव होते हैं. तीसरे हैं इमोशनल ग्रुप. इमोशनल ग्रुप वो रूरल कंज्यूमर होते हैं जो प्रोडक्ट को उसकी इमेज और फीचर्स के हिसाब से ख़रीदते हैं और वो उस प्रोडक्ट्स को लेकर काफ़ी इमोशनल होते हैं. उनकी रिलीजियस और ट्रेडिशनल आउटलुक जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है प्रोडक्ट को ख़रीदने में. फिर है इम्पल्सिव ग्रुप. वो ग्रुप होता है जो आउट ऑफ देयर फिजिकल एट्रीब्यूट्स और आउट ऑफ देयर नीड जो प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं वो काफ़ी इम्पल्सिव होते हैं. वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं और फ़ौरन से काफ़ी प्रॉम्प्ट डिसीजन लेते हैं. उसे इम्पल्सिव ग्रुप कहते हैं. लास्ट ग्रुप है न्यू ग्रुप. न्यू ग्रुप में वो लोग आते हैं जिन्होंने अभी तक बाइंग डिसीजन लिया नहीं है लेकिन वो वेरी सून दे कैन टेक द डिसीजंस टू बाय पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो ये वो ग्रुप होता है जो इन्फ्लुएंस होते हैं अपने नेबर से या बाकी लोगों से और दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स. तो इस तरीके से हमने रूरल कंज्यूमर्स को 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है. उसके बाद है रूरल कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस. रूरल कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस को हमने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है जिसके अंदर हमारे पास है नीड रिकग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज बी एक्सपीरियंस. तो पहले क्वेश्चन आता है कि हम बाइंग करते कैसे हैं. पहला आता है नीड रिकग्निशन की. सबसे पहले हमें कोई चीज़ खरीदने की आवश्यकता महसूस होती है. जो नीड रिकग्निशन है वो फर्स्ट स्टेज होती है बाइंग प्रोसेस की और हमें कैसे पता चलता है. ये इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलीज होती हैं. कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है जो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी. इंटरनल में हम देखते हैं कि हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से हमें पता चलता है कि अब हमें बाइंग करनी जैसे जब हमें हंगर, थर्स्ट, स्लीप की नीड होती है तो हम उसके बेसिस पर हम कुछ चीज़ों की बाइंग करते हैं. और एक्सटर्नल स्टिमुली में हम देखते हैं कि हम हमारे नेबर जो हैं या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें आ रही हैं लोगों के पास, तो हम उन्हें देखकर प्रभावित होते हैं और फिर हमें वो चीज़ की आवश्यकता महसूस होने लगती है. तो इसे कहते हैं नीड रिकग्निशन.
दूसरा होता है इन्फॉर्मेशन सर्च। इन्फॉर्मेशन सर्च में हम उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पहले प्री परचेज सर्च करते हैं। ये सर्च इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होती हैं। इंटरनल सर्च में हम अपनी मेमोरी को यूज़ करते हैं और एक्सटर्नल सर्च में हमारे पास आते हैं फैमिली मेम्बर्स, नेबरर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या ओपिनियन लीडर। हम उनसे इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं ये हमें ख़रीदनी है या नहीं। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। यहाँ पर हम उस प्रोडक्ट से संबंधित जितने भी ऑल्टरनेटिव होते हैं, जो हम उसी तरीके के ब्रांड्स से रिलेटेड होते हैं, हम उनको इवैल्यूएट करते हैं, उनकी कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है हमारे लिए बेस्ट सूटेड है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार का एग्जांपल है तो वी हैव मेनी कार्स, तो हम देखते हैं कि हमारा बजट कितना है और इस बजट में कितनी कार्स आ सकती हैं और उन कार्स का फिर हम कंपैरिजन करते हैं। ऐसे ही रूरल कंज्यूमर जो होते हैं, जब उन्होंने कोई भी बाइंग करनी होती है, जनरली ड्यूरेबल या कॉस्टली प्रोडक्ट्स की बाइंग के केस में हम इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव वाला स्टेप जाते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक साथ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जो हमारी सेम लेवल ऑफ कैटेगरीज़ में आ रही हैं, हम उनको कंपेयर करके उसके बेसिस पर हम उनको इवैल्यूएट करते हैं ना, और उसमें से फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन से के लिए हमें जाना है। जनरली एफएमसीजी या डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स के केसेस में हमें इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए या कॉस्टली प्रोडक्ट्स के लिए या जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं जनरली, उनके लिए हम ये सब करते हैं। फिर फोर्थ स्टेप आता है परचेज़ डिसीजन। परचेज़ डिसीजन में हम फाइनली प्रोडक्ट को खरीदने का डिसीजन ले लेते हैं। इसमें भी हमारे परचेज़ डिसीजन को बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे सोशल फैक्टर्स हैं, जिसमें हमारी फैमिली मेम्बर्स का एटीट्यूड कैसा है, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स कैसे कहते हैं, या हमारे जो रेफरेंस ग्रुप हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। फाइनल सिलेक्शन से पहले जनरली हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर सिचुएशन फैक्टर्स होते हैं, जिसमें प्राइस, अवेलेबिलिटी, डीलर की टर्म्स, फैमिली की इनकम, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फिर परसीव्ड रिस्क भी होता है, हम कि अगर हम ये हाई प्राइस प्रोडक्ट खरीदेंगे तो इसमें कितना रिस्क है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम फाइनली परचेज़ डिसीजन ले लेते हैं। परचेज़ डिसीजन के बाद ये प्रोसेस यहाँ ख़त्म नहीं होती। परचेज़ डिसीजन के बाद हम पोस्ट परचेज़ एक्सपीरियंस को भी इसका पार्ट मानते हैं। पोस्ट परचेज़ एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद हमारा प्रोडक्ट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या हम उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं या प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड है। इसके अंदर एक बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट टर्म आती है, पोस्ट परचेज़ कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद अगर हम डिससेटिस्फाइड हैं तो हम नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेंगे, और रादर हम अपने जो हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं या हमारे नियर वन हैं, हम उनको भी कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि वो प्रोडक्ट खरीदें। तो इसलिए पोस्ट परचेज़ एक्सपीरियंस में कॉग्निटिव डिसोनेंस को हमें रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए, और हम इसके लिए यहाँ पर हम गारंटी, वारंटी या आफ्टर सेल सर्विसेज की फैसिलिटी देते हैं, ताकि जो कस्टमर है वो आप परचेज़ के बाद अगर उसकी कोई कमियां रह गई हैं तो वो वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स से रिलेटेड अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। तो ये पोस्ट परचेज़ एक्सपीरियंस के साथ ही हमारी रूरल कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस जो है वो ख़त्म होती है। उसके बाद है फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। और इसके अंदर हमने फैक्टर्स को डिवाइड किया है 4 तरीके के सब कैटेगरीज़ में। पहले हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स। दोज वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं जो एक पर्सन को फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली अफेक्ट करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, क्योंकि इसके बिना हम प्रोडक्ट को ख़रीदने का डिसीजन ले ही नहीं सकते। जनरली जो इनकम होती है वो बड़ा ही डिसाइडिंग फैक्टर होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा, और उसके बेसिस पर ही हम आगे के सारा परचेज़ डिसीजन को या कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को ये अफेक्ट करता है। इसके अंदर हमारे पास है पर्सनल इनकम और डिस्क्रिशनरी इनकम और डिस्पोजेबल इनकम। इन तीनों को एक ही कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। पर्सनल इनकम वो इनकम होती है जो एक पर्सन की इंडिविजुअल इनकम होती है और जिसे वो अपने हिसाब से खर्च सकता है। डिस्क्रिशनरी इनकम वो होती है जो पर्सनल इनकम का ही पार्ट होती है, लेकिन डिस्क्रिशनरी इनकम वो इनकम है जिसको वो खर्चने के लिए जो डिस्क्रिशन है, यानी जो वो खर्च सकता है, यानी उसकी इच्छा जिसको खर्चने की होती है उसे हम डिस्क्रिशनरी इनकम कहते हैं। और फिर डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जिसको वो एक्चुअल में खर्चता है, उसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। फॉर एग्जांपल एक पर्सन की सैलरी अगर
50,000 रुपीज़ है तो वो उसकी पर्सनल इनकम है। अब उस 50,000 रुपीज़ में से उसने 10,000 की सेविंग कर ली और तो उसकी खर्चने लायक जो इनकम बची वो बची डिस्क्रिशनरी इनकम 40,000 रुपीज़। और उसमें से 40,000 रुपीज़ में से उसने टैक्स या बाकी की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो पे करने के बाद, बच्चों की ट्यूशन फ़ीस वगैरह पे करने के बाद उसके पास बचे 20,000 रुपये, जिसको वो एक्चुअल में खर्चेगा, तो उसे हम कहेंगे डिस्पोजेबल इनकम। तो दिस इज़ कॉल्ड पर्सनल इनकम, डिस्क्रिशनरी और डिस्पोजेबल इनकम। सेकेंड वन इज़ फैमिली इनकम। फैमिली इनकम वो इनकम होती है जो पूरे परिवार की इनकम मानी जाती है, क्योंकि जनरली रूरल एरियाज़ में जो लोग होते हैं वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और वहाँ पर इंडिविजुअल मेंबर की इनकम को नहीं हम मैटर करते, हम पूरी फैमिली की इनकम के बेसिस पर ही रूरल कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल फैमिली के बाकी लोग अच्छा कमा रहे हैं तो फिर भी, और एक पर्सन नहीं भी कमा रहा तब भी वो पर्सन बाइंग कर रहा है, तो उसका जो बाइंग बिहेवियर है वो उसकी फैमिली इनकम से अफेक्टेड होता है। फिर उसके बाद है एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर इनकम। अगर हमें फ्यूचर में कोई इनकम एक्सपेक्टेड है कि हमें मिलेगी तो उससे भी हमारा बाइंग बिहेवियर अफेक्ट होता है। तो उस एक्सपेक्टेशन में हम आज ही बाइंग कर लेते हैं कि फ्यूचर में इनकम आ जाएगी तो हम उसमें से उसको पे कर देंगे। तो इस तरीके से हम जनरली जैसे हम लोन लेते हैं तो वो यही होता है कि हम एक्सपेक्टेशन है हमें फ्यूचर में कि हमें रेगुलर इनकम आती रहेगी, तो हम उस इनकम में से पे करते रहेंगे अपनी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं। तो उसके बेसिस पर हम कई बार वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जो अदरवाइज़ हमारी रीच में नहीं होती। फिर है लिक्विड एसेट एंड कंज्यूमर क्रेडिट। लिक्विड एसेट का मतलब होता है कि हमारे पास कितनी कैश है, बैंक बैलेंस है, या कितनी लिक्विड इन्वेस्टमेंट है जिनको हम सेल करके, या गोल्ड ज्वेलरी वगैरह कितनी है जिसको हम सेल करके अपनी बाइंग कर सकते हैं। तो अगर एक पर्सन के पास लिक्विड एसेट अच्छी मात्रा में है या उसे कंज्यूमर क्रेडिट यानी उधार मिल पा रहा है तो वो भी उसके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करता है और उसके बेसिस पर वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। फिर है लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि एक पर्सन का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके बेसिस पर जो कंज्यूमर हैं वो बाइंग बिहेवियर करते हैं, मनी प्रोडक्ट खरीदते हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं जिनको हमने यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसी है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अगर हमारे लिए फेवरेबल है तो हमारे लिए टैक्सेस कम हैं तो हमारे पास इनकम ज़्यादा बचेगी तो हम उसको बाइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है अगर फेवरेबल है तो हम लग्जरीज या कंफर्ट के प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो हमारा बाइंग बिहेवियर उससे इफेक्ट होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक फैक्टर की कैटेगरीज़ में आते हैं और ये हमारे कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ जो फैक्टर्स हैं दे आर पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर जो होते हैं वो एक पर्सन के इंडिविजुअल होते हैं और रूरल कंज्यूमर में जो अगर हम रूरल कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो पर्सनल फैक्टर्स में हमारे पास एज, ऑक्यूपेशन, लाइफ साइकिल की स्टेज, लाइफस्टाइल या पर्सनालिटी या सेल्फ कॉन्सेप्ट्स की बातें आती हैं जिनको हम फर्दर स्टडी करते हैं। इसमें पहला है कि एज, हर पर्सन अपनी एज के हिसाब से ख़रीदता है, चाहे वो रूरल कंज्यूमर हो या फिर अर्बन कंज्यूमर। हर पर्टिकुलर एज की नीड अलग अलग होती है जिसके बेसिस पर बाइंग की जाती है। तो एज एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन है ऑक्यूपेशन, कि हम किस ऑक्यूपेशन में हैं, कैसा हम व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय के हिसाब से हमारे जो बाइंग बिहेवियर के जो फैक्टर होते हैं जो उस ऑक्यूपेशन के हिसाब से हम बाइंग करते हैं। और हमारा ऑक्यूपेशन के हिसाब से हमारे कपड़े होते हैं, हमारे घर की आइटम्स होती हैं, या मतलब जो भी हमें चीज़ें खरीदनी है वो उस ऑक्यूपेशन के हिसाब से होती हैं। फिर है लाइफ साइकिल की स्टेज, कि एक पर्सन लाइफ साइकिल की किस स्टेज पे है, इन्फेंसी स्टेज है या अडल्ट स्टेज है या फिर ओल्ड एज है, तो उसके बेसिस पर हम स्टेजेस के हिसाब से भी हम बाइंग करते हैं और वैसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। फिर हमारी एजुकेशन, हमारा लाइफस्टाइल और हमारी पर्सनैलिटी, ये भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमारी पर्सनल फैक्टर हैं और जो हमारे बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी के जो हमारे फैक्टर्स होते हैं दे आर कॉल्ड साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर हमारी साइकोलॉजी या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारी मेमोरी, हमारे माइंड के डिसीजंस, उनके ऊपर अफेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास जो मेन फैक्टर हैं वो है मोटिवेशन, इन्वॉल्वमेंट, परसेप्शन, लर्निंग, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, बिलीफ, ये सारे फैक्टर्स जिनको हम स्टडी करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब, मोटिवेशन का एक्चुअल में मीनिंग होता है वाई, कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं। मोटिवेशन जनरली एक ऐसी फोर्सेस होती है जो हमारे को हमारी नीड को डिफ़ाइन करती है, हमारी वांट्स को डिफ़ाइन करती है, और एक ऐसी इम्पल्सेस होती है जिसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। जो मोटिव होते हैं
जो जनरली रूरल कंज्यूमर होता है वो लेस रिस्क टेकर होता है, वो चाहता है कि वो ज़्यादा रिस्क ना ले, इसलिए वो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ों में बिलीव करता है, वो ऐसी चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं जो जनरली जो काफ़ी ब्रांड जिनका पॉपुलर होता है। तो यहाँ पे जो जनरली हम रूरल कंज्यूमर की मोटिवेशन की बात करें तो वो अपने आउट ऑफ देयर कंफर्ट, आउट ऑफ देयर सेटिस्फैक्शन दे आर बाइंग द थिंग्स। तो दूसरा हमारे पास इसमें है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट में होता है कि एक पर्सन का घर की जो डिसीजंस होते हैं, बाइंग डिसीजंस में कितना इन्वॉल्वमेंट होता है। जो कुछ लोग होते हैं जो हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बाइंग डिसीजन में इन्वॉल्व रहते हैं, वो चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसके बेसिस पर उनका बाइंग जो बिहेवियर होता है वो आता है। कुछ लोग लेस इन्वॉल्वमेंट वाले होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी चीज़ आ रही है जा रही है, जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं, बट वो बाइंग के लिए इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये हमारा इन्वॉल्वमेंट भी एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमारे बाइंग बिहेवियर को या कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करता है। सेकेंड, फिर थर्ड है इसमें परसेप्शन। परसेप्शन जो होता है वो भी हमारे प्रोडक्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, बाइंग बिहेवियर के लिए पर्टिकुलरली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। परसेप्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो हम सिलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करते हैं स्टिमुलस को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और फिर हम उसको अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करते हैं और देखते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं पर्टिकुलरली। तो इसके अंदर हम अपनी आउट ऑफ आवर परसेप्शन वी आर बाइंग द थिंग्स, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं जैसे फूड परसेप्शन वाले होते हैं उनको फूड अट्रैक्ट करता है, तो जनरली वो फूड्स परसेप्शन वाले लोग जो होते हैं फूड को देखकर बाइंग करते हैं। फिर कुछ प्राइस परसेप्शन वाले लोग होते हैं जो जनरली लो प्राइस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। फिर ब्रांड परसेप्शन वाले लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए उनकी परसेप्शन पॉजिटिव होती है, इसलिए वो उस पर्टिकुलर ब्रांड को ख़रीदते हैं। स्टोर परसेप्शन, रिस्क परसेप्शन, देयर आर मेनी काइंड ऑफ परसेप्शन रिलेटेड टू मार्केटिंग, तो हम वहाँ पर हम कंज्यूमर बिहेवियर को उससे रिलेट करते हैं। उसके बाद है हमारे पास लर्निंग। लर्निंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करता है, और लर्निंग जो होता है विच कम्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एक्चुअली। तो लर्निंग में हम ये देखते हैं कि हमने थ्रू आउट द पर्टिकुलर टाइम हमने क्या चीज़ें एक्वायर की, क्या हमने लर्न की, उसके बेसिस पर हमारी रीजनिंग क्या बनी, थिंकिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, तो इसके बेसिस पर हम प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, क्योंकि जैसी हमारी लर्निंग होती है उसके हिसाब से हमारा माइंडसेट होता है और फिर हम बाइंग करते हैं। फिर हमारे पास इसमें है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। लाइफस्टाइल में हम देखते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ क्या है, हम जब हमारा लाइफस्टाइल क्या है, पर्टिकुलरली हम कैसी एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या हम कौन सी चीज़ें हमारे इंटरेस्ट एरियाज़ हैं, क्या हमारे डेमोग्राफिक फ़ीचर्स हैं, हम कैसा जीवन जीते हैं, हमारी लाइफस्टाइल का हम अपर स्टैंडर्ड में हैं या लोअर स्टैंडर्ड में हैं, हम किस तरीके का जीवन जीना पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। फिर हमारे पास है अगला एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है कि हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, हाउ वी आर बिहेविंग इन अ सर्टेन मैनर, और जब हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं पर्टिकुलरली। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा एटीट्यूड होता है, वैसे तो एटीट्यूड को चेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट थ्रू आउट लर्निंग हम अपने थोड़े एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो एटीट्यूड अगर हमारा पॉजिटिव है तो हम चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हैं और बाइंग को उस हिसाब से हम प्रोडक्ट हम देखते हैं कि वो हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं। और फिर नेगेटिव एटीट्यूड है तो हम उसके हिसाब से हमारी बाइंग जो डिसीजन है वो अफेक्ट होते हैं। तो एक पर्सन का जो चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है, जैसे वो प्रोडक्ट की पैकिंग को देख रहा है या प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट को देख रहा है या प्राइस चेंजेस को देख रहा है या प्रमोशनल प्रोग्राम को किस तरीके से हम लेते हैं, ये सारे फैक्टर्स भी हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और हम इसके बेसिस पर अपने बाइंग डिसीजंस लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास हैं जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स। कल्चरल और सोशल फैक्टर्स प्ले प्रीडोमिनेंट रोल इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। इसमें हम जनरली देखते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि वी आर ऑल सोशल बीइंग, और हमारा जो सोशल बिहेवियर है वो हमारे इन फैक्टर से अफेक्ट होता है। इसके अंदर हमारे बहुत सारे कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास, सोशल ग्रुप, ओपिनियन, लीडर, रोल एंड स्टेटस, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा भी इनन्यूमरस और चीज़ें हैं जिनको हम कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स में ले सकते हैं, जैसे कि फैमिली है, जैसे कि रेफरेंस ग्रुप है, जैसे कि हमारे ट्रेडिशंस हैं, सोशल कस्टम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करती है। तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है फैमिली। फैमिली जो होती है वो हमारे रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करती है, और फैमिली में हम ये देखते हैं कि फैमिली में जैसा हमारा
टेस्ट है, पर्सनैलिटी, हमारे घर में लोगों की पर्सनैलिटी, एम्बिशन या एटीट्यूड या लाइफस्टाइल जैसा है, वो सारी चीज़ें इन कोलैबोरेशन हमारे बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। और आजकल जैसे आप लोग जानते ही हैं कि जो फैमिलीज़ का जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो गया है। पहले जॉइंट फैमिली में लोग रहना पसंद करते थे, अब लोग न्यूक्लियर फैमिलियों में रहना पसंद करते हैं। तो रूरल एरियाज़ में भी जनरली थोड़ा सा अभी ट्रेडिशन चेंज हो गया है। अब वो वहाँ क्या होता है कि एक फैमिली कंपाउंड होता है, लेकिन उसमें वो इंडिविजुअल रहते हैं, मतलब उनकी फैमिली जो FMCG प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो बाइंग डिसीजन लेते हैं, वो इंडिविजुअल डिसीजन लेते हैं। तो उसके बेसिस पर हमारा प्रोडक्ट्स जो है वो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। फिर हमारे पास इसमें है कल्चर। कल्चर इज़ रिप्रेजेंट्स एक्चुअली द सोशल हेरिटेज, कि हम सोशली कैसे थ्रू आउट द ईयर्स हमने सोशली कैसे हमने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, हमने एनवायरनमेंट को कैसे अडेप्ट किया, और हमने हमारी लर्नड बिलीफ क्या है, हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या हैं, एटीट्यूड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों को मिला के हमारा कल्चर बनता है। और कल्चर की वजह से ही हम अपनी बाइंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो प्रोडक्ट होते हैं या आइटम्स होती हैं वो भी बाय गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर। तो कल्चर और सब कल्चर जो होता है, सब कल्चर आगे फर्दर ही कल्चर में ही डिवीज़न होता है, और उसमें हम कल्चर को डिवाइड कर देते हैं, और फिर वो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर सब कल्चर में किस तरीके का बाइंग पैटर्न है, उसमें किस तरीके के ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं, उसमें किस तरीके की आइटम्स को यूज़ किया जाता है। तो वो चीज़ें हमारी, जैसे कि हमारी प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कितनी लेनी है, मतलब हमारा एक्चुअली में देखा जाए तो हमारा जो डिसीजंस है दे ऑल डिपेंड अपॉन आवर कल्चर एंड सब कल्चर। फिर उसके बाद है हमारे पास सोशल क्लास। सोशल क्लास भी एक थोड़ा मिलता जुलता ही है कल्चर से। सोशल क्लास का मतलब होता है कि सोशल क्लास इज़ डिटरमाइंड बाय इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड ओनरशिप और सम कंजप्शन पैटर्न। इन सबको मिला के जब हम जो चीज़ बनाते हैं उसे हम सोशल क्लास कहते हैं, कि हमारी इनकम कितनी है, ऑक्यूपेशन कितना है, एजुकेशन क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, ओनरशिप क्या है। तो इसमें हम ब्रॉडर अगर हम डिफाइन करें तो हमने सोशल क्लास को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, रिच क्लास, मिडिल क्लास और पुअर क्लास। और उसके हिसाब से ही हमारी जो डिमांड्स होती हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की वो होती हैं, और उसके बेसिस पर ही हम बाइंग करते हैं। तो जो रिच क्लास होती है वो ज़्यादा सोचते नहीं है, और वो उसी हिसाब से जो उनको रिक्वायर्ड होता है तो वो चीज़ों को खरीदते हैं। और जो मिडिल क्लास होते हैं वो काफ़ी कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं बाइंग के, और पुअर क्लास जो होते हैं वो तो सिर्फ नेसेसिटी के बेसिस पर ही, जो उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसके बेसिस पर ही बाइंग करते हैं। फिर हमारे पास आता है सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप में हमारे पास जनरली हम इसमें सोशल ग्रुप के अंदर हम अपने ओपिनियन लीडर और रेफरेंस ग्रुप को ले लेते हैं। यानी ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारे फ्रेंड्स, जिसमें हमारे रिलेटिव्स और इसके अलावा हमारे पीयर ग्रुप या जो भी कोई भी लोग जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, वो सारे हमारे सोशल ग्रुप में आते हैं। और सोशल ग्रुप के अंदर जो लोग होते हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं, और हमारे बाइंग को भी मतलब हमारी बाइंग भी उनसे अफेक्टेड होती है। फिर है ओपिनियन लीडर। अब ओपिनियन लीडर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि दे आर दोज पर्सन, दे आर एक्चुअली द लीडर्स हु हेल्प अस टू शेप आवर ओपिनियन। मतलब वो हमारे ओपिनियन को शेप करते हैं, हमारे ओपिनियन को डिसाइड करते हैं कि हम मतलब उनके ओपिनियन से ही हम अपना बाइंग डिसीजन लेते हैं। तो इसमें वो लोग आते हैं जो कुछ जिनमें कॉम्पिटेंसी होती है, या जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, जो पहले जिन्होंने वो प्रोडक्ट को यूज़ किया होता है या सर्विसेज को यूज़ किया होता है, और उससे हम उनका आइडिया लेते हैं, और उसके बेसिस पर ही हम इसमें जनरली सोशल वर्कर या रिलीजियस पर्सनैलिटी या कोई हमारी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी जैसे कि क्रिकेटर या मूवी स्टार या कोई भी ऐसा पर्सन जो हमें अफेक्ट करता है, जिसका ओपिनियन हमारे को अफेक्ट कर सकता है, तो वो हम इसके अंदर लेते हैं। फिर है रोल एंड स्टेटस। रोल एंड स्टेटस भी हमारा किस तरीके का रोल है फैमिली में, हमारा स्टेटस क्या है, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यानी अगर आप एक टीचर के रोल में हैं, या अगर आपका स्टेटस कैसा है, वो सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती है, क्योंकि आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो आप लोगों को बताओगे, और ये सारे फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं बाइंग के लिए। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट्स कंज्यूमर बिहेवियर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हमने किया। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर प्रॉब्लम्स,
कि जब हम रूरल कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी कर लेते हैं और हमें पता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है और ये जो रूरल कंज्यूमर बिहेवियर है इसी से ही एक मार्केटियर सक्सेसफुल होता है। अगर एक मार्केटियर रूरल जो हमारे कंज्यूमर हैं उनके बिहेवियर को अच्छे से असेस कर लेता है और उसके बेसिस पर ही उन्हें उनके साथ डीलिंग करता है, तो जनरली जो हमारे मार्केटियर होते हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। फिर इसके बाद है इसमें प्रॉब्लम्स कि जब हम रूरल कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो हमारे सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो है, फर्स्ट है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी की, बिहेवियर अपने आप में ही बड़ा एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। जो आज हमारा बिहेवियर है वो कुछ दिनों के बाद नहीं वैसा होता और कई बार पर्सन टू पर्सन भी बिहेवियर काफ़ी चेंज होता है। हम एक फैमिली में सबका बिहेवियर एक जैसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो बिहेवियर की स्टडी करना अपने आप में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है और बड़े सारे साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं इसके ऊपर काफ़ी सालों से कुछ रिसर्चेस कर रहे हैं और फिर भी हम बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, तो ये इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। एंड सेकेंड वन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स, क्योंकि हमारे बिहेवियर को कोई एक फैक्टर अफेक्ट नहीं करता। अब हमने पीछे इतने सारे फैक्टर्स की स्टडी करी, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं, हमारे मूड को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमारी ग्रुप इन्फ्लुएंसेस है, रिलीजन है, लैंग्वेज, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, हमारी एजुकेशन और मेनी मोर फैक्टर्स आर देयर जो हमें अफेक्ट करते हैं और एक साथ उनके इम्पैक्ट की स्टडी करना इट्स सच अ बिग टास्क। देन लो लेवल ऑफ एजुकेशन, रूरल एरिया में जनरली हमारे सामने जो एक और प्रॉब्लम आती है जो बड़ी प्रेवलेंट प्रॉब्लम है, दैट इज़ लो लेवल ऑफ लिटरेसी की। हमारी जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम होती है और जो हमारे रूरल एरिया के जो लोग होते हैं वो कम्युनिकेशन उनका पुअर होता है, जिसकी वजह से कई बार वो बाइंग नहीं कर पाते। वो बीइंग एन इलिटरेट और रूरल पॉपुलेशन वो कई बार अपनी क्वेरीज भी सॉल्व नहीं करवा पाते और फिर वजह से वो बाइंग कई बार नहीं भी हो पाती। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस, रूरल कंज्यूमर जो होते हैं उनको क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं होती, प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, सोशल मीडिया की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट को के बारे में उनकी अवेयरनेस पूरी नहीं होती और वो बाइंग नहीं कर पाते। फिर है ह्यूज डाइवर्सिटी, इंडिया में रूरल पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी डिस्पर्स्ड है इन टर्म्स ऑफ एरिया, लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन, और इतनी बड़ी डाइवर्स मार्केट को की नीड को केटर करना और फिर उसके हिसाब से उनसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना इट्स सच अ बिग चैलेंज फॉर द मार्केटियर्स नाउअडे। तो ये बड़ी ह्यूज डाइवर्सिटी है जिसको हमें जो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। फिर है एवर चेंजिंग बिहेवियर, दैट मीन्स बिहेवियर इज़ नॉट स्टैटिक एंड बिहेवियर इज़ ऑलवेज चेंजिंग एंड अनप्रेडिक्टेबल, और इसको बड़ा डिफ़िकल्ट है प्रोडिक्ट करना। तो ये मार्केटियर के सामने एक बहुत समस्या आती है और उसको फिर कई बार वो जिस बिहेवियर की स्टडी करके प्रोडक्ट बनाते हैं और जब तक प्रोडक्ट बन के मार्केट में लॉन्च होता है मार्केट की पूरी जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका होता है और वो प्रोडक्ट मार्केट में आने के बाद फेल हो जाता है। और फिर है अनप्रेडिक्टेबल, दिस इज़ वन ऑफ द सेम थिंग कि हमारा जो कंज्यूमर है उसके बिहेवियर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कंज्यूमर अपने आप में ही बड़ा कंफ्यूज होता है, समटाइम्स कंज्यूमर इवन डोंट नो व्हाट दे नीड एंड वांट। तो इसलिए फिर मार्केटिंग में कंज्यूमर बिहेवियर जो को स्टडी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर एक और इसमें छोटा सा टॉपिक है कि हमारे इंडियन रूरल कंज्यूमर्स की बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि वो कैसा बिहेव करते हैं। तो फर्स्ट है उसमें बार्गेनिंग, कि जो इंडिया का रूरल कंज्यूमर है जनरली दे आर फॉन्ड ऑफ बार्गेनिंग, वो हर चीज़ का प्राइस कम करवाना चाहते हैं। जब तक उन्हें लगता है कि वो प्राइस कम नहीं करवा लेते वो बाइंग नहीं करते। तो इसकी वजह से जो हमारा मार्केटियर है वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और इसलिए उसको प्रोडक्ट के प्राइसेस को हाई रखना पड़ता है पहले, और जो अपने आप में एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। फिर है प्राइस कॉन्शियसनेस, की क्योंकि हमारे यहाँ पे रूरल कंज्यूमर जो होते हैं वो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन है और एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं और इसकी वजह से उनकी इनकम कम होती है, तो वो बड़े प्राइस कॉन्शियस होते हैं और वो ऐसे प्रोडक्ट को ख़रीदना पसंद करते हैं जिसका प्राइस कम हो, लेकिन वो ये भी चाहते हैं साथ में क्वालिटी अच्छी हो। तो ऐसे चीज़ों के लिए फिर मार्केटियर जो है प्रोडक्ट उनको ऐसे प्रोडक्ट देते हैं जो उनको वैल्यू फॉर मनी दे सके। फिर है ब्रांड कॉन्शियसनेस, ब्रांड कॉन्शियसनेस भी है यहाँ पर हमारे रूरल कंज्यूमर, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते तो इसलिए वो ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा चीज़ों को वो कंपेयर नहीं करते। वो ऐसे प्रोडक्ट ब्रांड स्टिक हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये ब्रांड चल रहा है, ये फेमस ब्रांड है, तो वो उसी ब्रांड पे जाते हैं बजाय इसके कि वो और ब्रांड्स की स्टडी करें, वो ये ऐसा नहीं करते। फिर उसके बाद है कंप्लेनिंग, हमारे रूरल कंज्यूमर जो होते हैं दे आर कंप्लेनिंग बाय नेचर, और जनरली वो ऐसा कहते हैं कि उनको मतलब
कंप्लेनिंग इन द सेंस कि वो उनको ऐसा लगता है कि उनको प्रोडक्ट जो है वो अच्छा नहीं मिल रहा, या मार्केटियर ने या मैन्युफैक्चरर ने उनके साथ चीट किया है। तो इस तरीके से वो काफ़ी कंप्लेनिंग होती है, जो उनका बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स है। फिर है रोल ऑफ वुमेन। रूरल फैमिलीज़ में जो मेन हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और केयर टेकर के रूप में काम करती हैं, और जनरली वुमेन जो होती है वो घर पर ही रहती है। अभी तक ट्रेडिशनल आउटलुक है, और परचेज डिसीजन में जनरली वुमेन कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। ऑल्दो अब सिनेरियो चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी जो मेल की जो प्रीडोमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है इंडियन कंज्यूमर की, अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ में पर्टिकुलरली। फिर है कंजम्पशन पैटर्न। कंजम्पशन पैटर्न जो होता है कि वो जनरली कंफर्ट के हिसाब से अब हमारा कंजम्पशन पैटर्न चेंज होता जा रहा है रूरल एरियाज़ में। पहले रूरल एरियाज़ में लोग जो है बहुत नेसेसिटी की चीज़ें खरीदते थे, अब वो आउट ऑफ देयर कंफर्ट एंड कंजम्पशन वो अब चीज़ों को खरीदने लगे हैं। अब कलर टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, कूलर और एयर कंडीशन, म्यूज़िक सिस्टम, इस तरीके की चीज़ों की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है डे बाय डे। तो इसलिए अब ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है कि कंजम्पशन पैटर्न इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। देन है गारंटी एंड वारंटी, क्योंकि अब उनका लिटरेसी लेवल भी बढ़ रहा है, बच्चे घर से बाहर निकल के पढ़ने जा रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में पढ़ने जा रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो अब वो थोड़े अवेयर होते जा रहे हैं मार्केट को लेकर, और इसलिए वो गारंटी और वारंटी की डिमांड भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो ऐसे ब्रांड पे स्टिक करना चाहते हैं जो उन्हें गारंटी वारंटी भी देते हैं। तो इसलिए जो हमारा जो रूरल कंज्यूमर है अब थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस होने लगी है, और गारंटी वारंटी के क्लेम्स को वो डिमांड करते हैं। फिर है क्रेडिट फैसिलिटीज़। आजकल क्योंकि आपको पता ही है 0% फाइनेंस ऑफर्स आ रहे हैं, पर्सनल लोन भी आसानी से मिल जाते हैं, तो रूरल कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी मिलने की वजह से या बैंकिंग फैसिलिटी की रीच होने की वजह से अब रूरल कंज्यूमर्स जो हैं उनकी बाइंग जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, और जिसकी वजह से अब वो बहुत सारी चीज़ों को ख़रीदना पसंद करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वी हैव 2 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चंस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस टॉपिक। फर्स्ट है इसमें डिफाइन रूरल कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिस्कस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि इसका मीनिंग बताना है हमने, और फैक्टर्स बताने हैं कि रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। दूसरा, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रूरल कंज्यूमर्स, जिसमें हमने 5 तरीके के टाइप किए थे, हैबिचुअल, कॉग्निटिव, इम्पल्सिव, ये तरीके वाले, तो वो आपने एक्सप्लेन करने हैं इसमें। और डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रूरल कंज्यूमर बिहेवियर, इसकी हमारी प्रोसेस जो है बाइंग प्रोसेस उसको एक्सप्लेन करना है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर हमने देखना है कि व्हाट एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स को एक्सप्लेन करना है, और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मार्केटियर इन स्टडिंग रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये है। And with this presentation, thank you so much.